शिवाय नमः। हम लोग कर्तुरीप्सित तमम कर्म इस सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना यह कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। सूत्र में 3 पद हैं, कर्तुः ईप्सित तमम कर्म। कर्म यह संज्ञाबोधक पद है तथा कर्तुः ईप्सित तमम यह संज्ञी बोधक दल है। यहाँ कर्तुः यह षष्ठेक वचनांत पद है तथा ईप्सित तमम यह प्रथमा के एक वचन का है और कर्म भी प्रथमा के एक वचन का पद है। कर्तुः पद में जो षष्ठी है वह तस्य च वर्तमाने इस सूत्र के द्वारा कर्ता अर्थ में हुई है। तस्य च वर्तमाने सूत्र का अर्थ है वर्तमान अर्थ में विहित जो ता प्रत्यय तदंत शब्द के योग रहने पर कर्ता में षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ षष्ठी हुई है तो हमको अब विचार करना है कि आखिर ता प्रत्यांत शब्द क्या है जिसके योग में ये षष्ठी का विधान कर रहा है। तो वह शब्द है ईप्सित शब्द। हमने बताया था कि ईप्सित शब्द रूढ़ भी है, यौगिक भी है। तो यहाँ पर जो ईप्सित शब्द है वह यौगिक शब्द है, अभिलषित अर्थ का वाचक नहीं है, रूढ़ नहीं है। ये हम लोगों ने जाना। यौगिक है तो क्या उसमें प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, ये जानना होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आपली व्याप्तौ धातु है, उससे सन प्रत्यय करते हैं धातु कर्मणः समान कर्तृका दीक्षायाम वा सूत्र के द्वारा। सन प्रत्यय करने के बाद आप सा स्थिति होती है। संयगो सूत्र के द्वारा धातु को दुत्व, अत्र लोपोभ्यासस्य सूत्र के द्वारा अभ्यास का लोप, जिससे आप सा ये स्थिति रहती है। और आप यप्रिधामीत सूत्र के द्वारा आपका आप रूपी जो अंग उसमें विद्यमान जो अच है उसको ईत आदेश होता है। इस ईत का मतलब दीर्घ इकार, तो ईप्स ऐसी धातु बन जाती है। यह ईप्स सन्नंत धातु है, अतः सनाद्यंता धातवः सूत्र के द्वारा ईप्स की धातु संज्ञा होती है। और इस ईप्स धातु से मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च सूत्र के द्वारा वर्तमान काल अर्थ में कर्म को कहने वाला ता प्रत्यय आता है। प्रश्न होता है कि ये तो ना मत्यर्थक है, ना बुद्धिर्थक है, ना पूजार्थक है, कैसे ता हो गया? तो हमने बताया था कि मति शब्द का वहां अर्थ है इच्छा। मति मतलब इच्छा, बुद्धि मतलब ज्ञान, पूजा मतलब सत्कार। तो ये इच्छार्थक धातु हुई, अतः इससे ता प्रत्यय हो जाता है। ईप्स ता ये स्थिति होगी, अनुबंध लोपों के ता बचा। ता प्रत्यय धातु से विहित है, तिंग सित से भिन्न है, अतः वह आर्ध धातुकम शेषः इस शास्त्र के अनुसार आर्ध धातुक संज्ञक है तथा वल प्रत्याहार में तकार आता है, अतः वलादी हुआ। तो आर्ध धातुक सेठ वलादे से इडागम होकर के ईप्स ई ता ये स्थिति होती है। मिला देने पर ईप्सित शब्द बनता है। फिर अतिशयेन ईप्सितम इस अर्थ में अतिशायने तमविष्ठरव सूत्र के द्वारा तम प्रत्यय करने पर ईप्सित तम शब्द बना। विभक्ति कार्य करने पर ईप्सित तमम ये पद बनता है। हमने अर्थ में भी थोड़ा सा एक बार आवृत्ति करा दे। देखो, कर्तुः पद है, वहां कर्तृ प्रकृति है और षष्ठी प्रत्यय है। प्रकृति का अर्थ है क्या? व्यापाराश्रय। तो प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रय। प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रय, ये उसका अर्थ है। षष्ठ्यर्थ भी वही है, अतः उद्देश्यतावच्छेदक विधेययोः ऐक्येन शाब्दबोधः अभेदेन शाब्दबोध जो है नहीं होता, घटो घटः की तरह ये आपत्ति आएगी। उसका परिहार क्या हम लोगों ने जाना था कि विशेषणांश में अधिकावगाही यदि शाब्दबोध है तो वह शाब्दबोध हो जाता है।
यहाँ हम षष्ट्यर्थ केवल आश्रय करेंगे, व्यापार की अविवक्षा कर देंगे, तो प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रया भिन्न आश्रय, यह कर्तुः पद का अर्थ होता है। इसके बाद जो आप धातु है उसका अर्थ है संबंध। सत संबंध व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपः। ये जो है आप धात्वर्थ संबंध है, व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूप संबंध। उसके बाद जो सन प्रत्यय आया है वह इच्छा अर्थ में हुआ है, तो उसका अर्थ हो गया इच्छा। और उस क्ता प्रत्यय के बाद ईप्सित शब्द से जो हमने किया, ईप्स धातु हो गया, फिर उससे जो क्ता प्रत्यय किया वह कर्म अर्थ में आया है। कर्म अर्थ में जो प्रत्यय आता है, अगर वह प्रत्यय सविषयक धातु के बाद में है तो उसका अर्थ हो जाता है विषयताश्रय। विषयता यहाँ उद्देश्यता रूपी लेना है, अतः उद्देश्यताश्रयत्व इस अर्थ का लाभ भी हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व जो आपधात्वर्थ है उसका सनर्थ इच्छा में स्वप्रकारकत्व संबंध से अन्वय करते हैं, और सनर्थ इच्छा का तार्थ जो विषयताश्रय उसका एक देश जो विषयता, उस विषयता में निरूपितत्व संबंध से अन्वय होता है, स्वनिरूपितत्व संबंध से अन्वय होता है, जिससे कि अर्थ फलीभूत होता है। कर्तृवृत्ति, कर्ता मतलब हमने शॉर्ट में लिख दिया है, पूरा अर्थ वही समझना है। कर्तृ का मतलब प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रया भिन्न आश्रय, इतना कर्तृ का अर्थ है। कर्तृ का अर्थ क्या है? प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रया भिन्न आश्रय वृत्ति, आश्रय वृत्ति प्रधानीभूत व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिकेच्छा निरूपितोद्देश्यताश्रयत्वं कर्मत्वम्, अथवा कारक संज्ञा है, इस पक्ष को मानेंगे तो उद्देश्यताश्रयम् यत्कारकम् तत्कर्म संज्ञकम् भवति। उद्देश्यताश्रयत्वं कर्मत्वम् ऐसा भी कह सकते हैं, उद्देश्यताश्रयत्वं कर्मत्वम्। अगर कारक एक संज्ञा है ये मानते हैं तो उद्देश्यताश्रयम् यत्कारकम् तत्कर्म संज्ञकम् स्यात्, ऐसा अर्थ जो है हो जाएगा। बात सुना गई? अब इसको हम लोग समन्वय करते हैं। इसको अगर समझा के कहना है तो क्या कहेंगे कि प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रया भिन्न आश्रय वृत्ति जो व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिकाया इच्छा, तादृश इच्छा निरूपिताया उद्देश्यता तदाश्रयम् यत्कारकम् तत्कर्म संज्ञकौ भवति, तत्कर्म संज्ञकम् भवति, ऐसा जो है अर्थ करेंगे। उसमें देखो व्यापार विशिष्ट किसको होना चाहिए? फल को। फल को क्या होना चाहिए? व्यापार से विशिष्ट होना चाहिए। विशिष्ट मतलब युक्त, फल को व्यापार से युक्त होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। तो प्रश्न होगा कि वैशिष्ट क्या है? व्यापार का फल में क्या वैशिष्ट है, जिसको बताने के लिए विशिष्ट शब्द लिखा है, तो बताना होगा फले व्यापार वैशिष्ट्यंच स्वप्रयोज्यत्व स्ववाचक धातु वाच्यत्व एतद उभय संबंधेन। बात सुना गया? इन दो संबंध से, स्वप्रयोज्यत्व तथा स्ववाचक धातु वाच्यत्व, इन दो संबंध से व्यापार का वैशिष्ट्य फल में बताना होगा। बात सुना गया? इसमें एक नया शब्द आपको दिख रहा है, प्रयोज्यत्व। इसको हम बता देते हैं अर्थ समन्वय से पूर्व। देखो प्रयोज्यत्व का अर्थ क्या होता है? जन्य भी होता है और जन्य जन्य भी होता है। जन्यत्वम जन्य जन्यत्वम। प्रयोज्यत्व का मतलब क्या है? जन्यत्वम ये एक अर्थ, और जन्य जन्यत्वम। बस सुना गया? तो प्रयोज्यत्व का दो अर्थ है। क्या गड़बड़ा? धातु को धातु में किया। ओह, ठीक है। तो प्रयोज्यत्व का मतलब समझ में आ गया? जन्यत्व अर्थात जन्य अथवा जन्य जन्य,
जैसे आप पिताजी से सब जन्य हैं और दादाजी से जन्य दादाजी से जन्य पिताजी, उनसे जन्य आप, तो प्रयोज्य कहलाएंगे। तो जन्य कहेंगे तो केवल जन्य अर्थ का लाभ होगा, प्रयोज्य कहने से दोनों अर्थ निकल जाता है, जन्यत्व भी और जन्यत्व भी निकल जाता है। तो ये प्रयोज्यत्व शब्द का अर्थ हम जाने। अब इसको हम समन्वय करते हैं। देवदत्ता ग्रामं गच्छति, देवदत्ता छोड़ो, ग्राम कहते हैं। एक बार भगवान का नाम निकलेगा ना इसी बात, रामः ग्रामं गच्छति। ठीक है, अब हम कर्ता का पहले समन्वय करते हैं। राम करता है कि नहीं, है ना? तो देखो राम करता है कि नहीं, तो कैसे जानेंगे कि प्रकृत धातु क्या हो गई, गम धातु। गम धातु उपस्थाप्य दो अर्थ हो गया, फल और व्यापार। उसमें से प्रधान कौन होता है, व्यापार। तो प्रकृत धातु उपस्थाप्य प्रधानी रूप जो व्यापार हुआ, कौन सा व्यापार, पाद विक्षेपादि रूप व्यापार, गमन व्यापार। तादृश व्यापार आश्रय राम है कि नहीं है? तो व्यापार आश्रय भिन्न आश्रय हो गया राम। राम वृत्ति क्या है, इच्छा। राम में क्या रह रही है, इच्छा। हम कहे बताए थे ना कि कर्तृ का जो है, कर्तृ पदार्थ का इच्छा में अन्वय करना है, वृत्तित्व संबंध। तो राम में इच्छा रह रही है। कैसी इच्छा रह रही है, व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकार का इच्छा रह रही है। इसका अर्थ क्या है, तो देखो स्ववृत्ति, राम वृत्ति व्यापार क्या है, गमन व्यापार। तादृश गमन व्यापार से व्यापार से विशिष्ट फल क्या हो गया, उत्तर देश संयोग रूपी फल। उस राम वृत्ति जो व्यापार है, कौन व्यापार, गमन व्यापार। उस गमन व्यापार से विशिष्ट फल क्या हो गया, उत्तर देश संयोग रूपी फल। उस फल का आश्रय ग्राम हो, ऐसे कर्ता की इच्छा है कि नहीं है। जो जा रहा है, रामः ग्राम गच्छति, तो राम का ये इच्छा है कि नहीं है कि मदवृत्ति जो व्यापार, तादृश व्यापार से विशिष्ट जो उत्तर देश संयोग रूपी फल, उस फल का आश्रय ग्राम हो। तो फलाश्रयत्व प्रकारी का इच्छा राम की है कि नहीं है? उस इच्छा का उद्देश्य कौन होगा, ग्राम। फलाश्रयत्व प्रकारी का जो इच्छा, उस इच्छा का उद्देश्य जो हो गया ग्राम। उद्देश्यता रहेगी ग्राम में, उद्देश्यता श्रेयत्व जो है ग्राम में आ जाने के कारण वो लक्षण उसमें समन्वित हो जाता है। बात सुना गई। अभी थोड़ा सा एक छूट रहा है, व्यापार वैशिष्ट भी फल में बताना है। तो व्यापार हो गया गमन व्यापार। गमन व्यापार का वैशिष्ट उत्तर देश संयोग रूपी फल में है कि नहीं है, ये बताना पड़ेगा। तो किस संबंध से बताएंगे, दो संबंधों से बताना पड़ेगा कि उसमें वैशिष्ट है कि नहीं। देखो सोम से किसको लेना है, जिसका वैशिष्ट बताया जा रहा है। जब कहीं भी हम वैशिष्ट बताते हैं, परिष्कार जब पढ़ेंगे तो सब जगह ऐसा परिष्कार लिखने की परंपरा है। तो वैशिष्ट को किससे, विशिष्ट को जब बताते हैं तो उसको कहते हैं वैशिष्ट नियामक संबंध। ये सब वैशिष्ट नियामक संबंध है दो। इन वैशिष्ट नियामक संबंध में स्व शब्द रहता है अथवा तत्शब्द रहता है। तो स्व शब्द से किसको लेना है, जिसका वैशिष्ट बताना है, उसी को लेना है। जिसका वैशिष्ट बताना है उसको लेना है। हम लोग छोटे थे तो गुरुजी लोग बताए थे कि कैसे समझना है बच्चे में। तो विशिष्ट के पहले जो रहता है उसको ही स्व शब्द से लिया जाता है। तो व्यापार वैशिष्ट्यम कह रहे हैं ना, तो वैशिष्ट से पहले क्या है अथवा विशिष्ट से पहले क्या है, व्यापार। तो सब जगह स्व का अर्थ क्या होगा, व्यापार। बात सुना गई। तो स्वम हो गया व्यापार। व्यापार से प्रयोज्य उत्तर देश संयोग फल है कि नहीं है। प्रयोज्य मतलब जन्य, प्रयोज्य मतलब जन्य। तो व्यापार विशिष्ट फल में आ गए कि नहीं। व्यापार का वैशिष्ट स्वप्रयोज्यत्व संबंध से स्वम व्यापार, तत्प्रयोज्यत्व उत्तर देश संयोग रूपी फल में है। तो इसलिए स्वप्रयोज्यत्व संबंध से व्यापार वैशिष्ट फल में आ गया। दूसरा संबंध क्या है, स्ववाचक धातु वाच्यत्व। पुनः स्व से क्या लेंगे, व्यापार है। उसका वाचक कौन है, गम धातु। स्वम से हो गया गमन व्यापार, उस गमन व्यापार का वाचक कौन है, गम धातु। स्ववाचक धातु हो गई गम धातु। उस गम धातु का वाच्य अर्थ है कि नहीं है, उत्तर देश संयोग रूपी जो फल है वह गम धातु का वाच्य है कि नहीं है, है। बात समझ आ गया, नहीं घटा।
स्वम गमन व्यापार, उस गमन व्यापार का वाचक धातु हो गया गम धातु, उस गम धातु का वाच्य अर्थ उत्तर देश संयोग रूपी फल है कि नहीं है? तो हमने क्या देखा कि स्वप्रयोज्यत्व स्ववाचक धातु वाच्यत्व इत्युभय संबंधेन व्यापार वैशिष्ट्यम फले समागतम। बात सुना गया ना? हमने देखा कि नहीं देखा? क्या देखा कि स्वप्रयोज्यत्व स्ववाचक धातु वाच्यत्व एतदुभय संबंधेन व्यापार वैशिष्ट्यम फले वर्तते। समझा गया? उत्तर देश संयोग रूपी फल में व्यापार वैशिष्ट्य है। तो अब लक्षण देखो पूरा ठीक से घटाओ तो पुनः कैसे होगा? कर्ता कौन हो गया? राम। तदवृत्ति है, ये प्रधानीभूत हटा है, तदवृत्ति इसको हटा भी सकते हैं। प्रधानीभूत व्यापार में देना है, प्रकृत धातु उपात्य प्रधानीभूत ऐसा कहते हैं। कर्तृवृत्ति व्यापार, तो कर्तृवृत्ति क्या है? व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा। तादृश इच्छा निरूपित उद्देश्यताश्रयत्व ग्राम में अगर जाएगा तो ग्राम कर्म कहलाएगा। बात सुना गई कि नहीं? तो अब घटाते हैं। कर्ता हो गया राम, तदवृत्ति क्या हो गया कि राम को क्या इच्छा होगी? मदवृत्ति या गमन व्यापार, मुझ में रहने वाला जो गमन व्यापार, तो मदवृत्ति यह गमन व्यापार तादृश व्यापार विशिष्टम यत् फलम, तादृश व्यापार विशिष्टम यत् उत्तर देश संयोग रूपम फलम तादृश फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा। वो कौन सी इच्छा होगी? मदवृत्ति व्यापार जन्य फलाश्रयो ग्रामो भवतु। मदवृत्ति व्यापार जन्य उत्तर देश संयोग रूपी फलाश्रय ग्रामो भवतु। उत्तर देश संयोग रूपी फल का आश्रय ग्राम हो, ऐसी इच्छा है कि नहीं है? इच्छा है। तादृश इच्छा निरूपित उद्देश्यता क्या है? वो ग्राम में ही आएगी है? उस उद्देश्यता का आश्रय ग्राम होने से ग्राम की कर्म संज्ञा हो जाएगी। स्पष्ट हो गया? तो कोई पूछेगा कर्तुरीप्सित तमम कर्म का क्या अर्थ है? तो क्या बताना है? प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रया भिन्न आश्रय वृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिकाया इच्छा तादृश इच्छा निरूपितोद्देश्यताश्रयत्वम उद्देश्यताश्रयत्वम कर्मत्वम, अथवा उद्देश्यताश्रयम यत्कारकम तत्कर्म संज्ञकम भवति अर्थ करें। नहीं तो सामान्य कहना तो उद्देश्यताश्रयत्वम कर्मत्वम फले व्यापार वैशिष्ट्य, इसको भी बोलना है। फले व्यापार वैशिष्ट्यंच स्वप्रयोज्यत्व स्ववाचक धातु वाच्यत्वम एतदुभय संबंधेन। बोलो क्या अर्थ होगा? प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रया भिन्न आश्रय वृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तादृश इच्छा निरूपिता या उद्देश्यता तदाश्रयत्वं कर्मत्वं फले व्यापार वैशिष्ट्यंच स्वप्रयोज्यत्व स्ववाचक धातु वाच्यत्व एतदुभय संबंधेन। बात सुना गया? इस प्रकार जो है घटाना। यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में हो गया? अब हम देखते हैं कि जिन आपत्तियों का वारण करने के लिए ये परिष्कृत अर्थ स्वीकार किया गया है, उन आपत्तियों का इस अर्थ स्वीकार करने में वारण होता है कि नहीं? पहली आपत्ति क्या बताए थे? चैत्रः ग्रामं गच्छति, ये प्रयोग होता है। चैत्रः ग्रामं गच्छति, वहां क्या होने लगेगा? चैत्रम ग्रामं गच्छति, ये प्रयोग की आपत्ति थी। चैत्रम ग्रामं गच्छति कब? जब हम केवल फलाश्रय कर्म, फलाश्रय कर्म इतना ही जब लक्षण स्वीकार करते हैं तो यहाँ गम धात्वर्थ क्या है? उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, उसमें फल क्या है? उत्तर देश संयोग। वह उत्तर देश संयोग जैसे ग्राम में रहता है वैसे चैत्र में भी है।
अतः संयोग रूपी फल का आश्रय होने से चैत्र की कर्मापत्ति आई थी। कर्म होगा तो फिर चैत्रम ग्रामम गच्छति, ये प्रयोग भी होने लगेगा। बात समझ आ गया? किंतु वह प्रयोग इष्ट नहीं है, इसके लिए हमने परिष्कृत कर दिया। जब ये कर दिया तो क्या होगा कि फलाश्रय तो हो रहा है, ये इतना तो घटेगा, फलाश्रय तो तक जाएगा, ठीक है। व्यापार विशिष्ट फलाश्रय तो ग्राम होगा, किंतु फलाश्रय ग्राम हो ऐसे चैत्र की इच्छा नहीं। मदवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयो ग्रामो भवतु। मदवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रय उत्तर देश संयोग रूपी फलाश्रय ग्रामो भवतु है इत्याकारिका चैत्र की इच्छा नहीं है। पश्चिम गए तादृश इच्छा न होने के कारण इसकी कर्म संज्ञा नहीं हो। फलाश्रय रहे लेकिन फलाश्रय की नहीं करना है, फलाश्रय तो प्रकारिका जो इच्छा उस तादृश इच्छा निरूपित उद्देश्यताश्रय की करना। बात सुना गया? तो चैत्र की क्या इच्छा है? मदवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रय ग्रामो भवतु इत्याकारिका इच्छा तो चैत्र की है, इसलिए तादृश इच्छा निरूपित उद्देश्यताश्रय ग्राम की कर्म संज्ञा होती है। किंतु मदवृत्ति व्यापार विशिष्ट उत्तर देश संयोग रूपी फलाश्रय अहम भव मैं हूं, अहम भवामी, ऐसी जो उसकी इच्छा नहीं है, मैं ही उस फल का आश्रय हो जाऊं, ऐसी उसकी इच्छा नहीं है। तो तादृश फलाश्रय तो प्रकारिका इच्छा चैत्र में ना होने के कारण वो जो है फलाश्रय हो, किंतु फलाश्रय तो प्रकारिका इच्छा नहीं है, ऐसी उसकी इच्छा नहीं है कि चैत्र अथवा जो भी प्रयोगता, हम चैत्र की बात नहीं, हम प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं चैत्र ग्राम गच्छति, तो क्या है वहां पर फल का आश्रय चैत्र है, किंतु हमारी इच्छा क्या नहीं है कि जो व्यापार विशिष्ट फलाश्रय चैत्रो भवतु, ऐसी इच्छा नहीं है। बात सुना गया? नहीं है, इसलिए चैत्र की कर्म संज्ञा नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा देखो, एक आपत्ति क्या थी? तो ये अब आपत्ति नहीं रहेगी। बात सुना गया? चैत्रम ग्राम गच्छति प्रयोग की आपत्ति नहीं। दूसरी आपत्ति क्या थी? प्रयागात काशीम गच्छति, प्रयागात काशीम गच्छति, इसमें प्रयाग की जो है कर्म संज्ञा की आपत्ति थी। क्यों आपत्ति थी? क्योंकि अर्थ कितना था? फलाश्रय कर्म। तो गम धातु अर्थ क्या है? जो व्यापार है, तादृश व्यापार से जन्य फल क्या है? जैसे संयोग रूपी फल है वैसे विभाग रूपी फल भी है कि नहीं? जाएगा तो विभाग भी होगा पूर्व देश से। तो जैसे उत्तर देश संयोग रूपी फल गम धातु अर्थ है, वैसे ही पूर्व देश विभाग रूपी फल भी गम धातु अर्थ हो रहा था। इसलिए क्या होगा कि उस विभाग रूपी फल के आश्रय की प्रयाग की कर्म संज्ञा की आपत्ति थी। जैसे संयोग रूपी फल के आश्रय काशी की कर्म संज्ञा होती है, वैसे ही विभाग रूपी फल के आश्रय प्रयाग की भी कर्म संज्ञा की आपत्ति हो रही थी। वह इष्ट नहीं है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, जब ऐसा अर्थ कर देते हैं तो उसको क्या होना चाहिए? व्यापार तो ठीक है, कितना तक रहेगा, व्यापार विशिष्ट फल को होना चाहिए। अभी हम जब प्रयाग की कर्म संज्ञा की बात करते हैं तो फल से कौन सा फल लेते हैं? विभाग रूपी फल लेते हैं। देखो अमरूद फल लेते हैं। काशीम गच्छति, यहाँ पर जब प्रयाग के कर्म संज्ञा की आपत्ति बताई जाती है उस समय फल से कौन सा फल लिया जाता है? विभाग रूपी फल हम लेते हैं। आपत्ति जब दिया जाता है कि इसके कर्म की आपत्ति है, उस समय क्या कहते हैं कि गमनात्वर्थ जो व्यापार है, गमन व्यापार, उस गमन व्यापार से जैसे संयोग उत्पन्न होता है उसी प्रकार पूर्व देश विभाग भी उत्पन्न होता है। तो संयोग रूपी फल के आश्रय काशी की कर्म संज्ञा जैसे होती है, उसी प्रकार विभाग रूपी फल के आश्रय की प्रयाग की भी कर्म संज्ञा होने लगेगी। बात समझ आ गई? ऐसी जो है आपत्ति दिखाई गए, लेकिन अब जो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि व्यापार से विशिष्ट फल को होना चाहिए। हमने क्या अर्थ में कर दिया है? फल को कैसे होना चाहिए? व्यापार से विशिष्ट होना चाहिए। फल से हम किस फल को ले रहे हैं? विभाग रूपी फल को। वह विभाग रूपी फल
यद्यपि क्या है, गम धातु से उत्पन्न हो रहा है, मतलब गमन व्यापार से विभाग रूपी फल यद्यपि उत्पन्न हो रहा है, किंतु वह विभाग रूपी फल गम धात्वर्थ व्यापार से विशिष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि वैशिष्ट दो संबंध से लेना है, स्वप्रयोज्यत्व संबंध से तथा स्ववाचक धातु वाच्यत्व संबंध से हमको जो है व्यापार वैशिष्ट बताना है। स्वप्रयोज्यत्व तो घट जाएगा, स्वम व्यापार उससे जन्य है कि नहीं विभाग, तो विभाग में स्वप्रयोज्यत्व संबंध से क्या आ गया, व्यापार वैशिष्ट्य आ गया। विभाग रूपी फल में स्वप्रयोज्यत्व संबंध से व्यापार वैशिष्ट्य आता, किंतु स्ववाचक धातु वाच्यत्व संबंध से व्यापार वैशिष्ट विभाग में नहीं आता। क्यों? स्वम हो गया गमन व्यापार, उस गमन व्यापार का वाचक धातु हो गया गम धातु, उस गम धातु का वाच्य विभाग नहीं। गम धातु का वाच्य क्या नहीं है, विभाग नहीं, क्योंकि गम धातु का दो ही अर्थ है, क्या, विभाग और संयोग। तो व्यापार और संयोग क्या अर्थ है, गम धातु का दो ही अर्थ है ना, संयोगानुकूल व्यापार। तो संयोग फल से कौन सा फल है, संयोग रूपी फल ही उसका वाच्य है, विभाग रूपी फल उसका वाच्य नहीं है। तो हमने क्या देखा कि गम धातुना यद्यपि विभागः जन्यते गमन व्यापारेण, गम धातुना इत्युक्ते गमन व्यापारेण यद्यपि विभागः जन्यते एवंच तस्मिन् विभाग रूपे फले स्वप्रयोज्यत्व संबंधेन व्यापार वैशिष्ट्यमपि अस्ति, किंतु स्ववाचक धातु वाच्यत्व संबंधेन विभाग रूपे फले व्यापार वैशिष्ट्यम नास्ति। यतो हि स्वम गमन व्यापारः तदवाचकः धातुः गम धातुः तदवाच्यः विभाग रूपः अर्थः नास्ति। अतः द्वितीय संबंधेन विभाग रूपे फले व्यापार वैशिष्ट्यम नागतम। बात सुना गया, व्यापार वैशिष्ट्य नहीं आया तो उसको हम फल से ले नहीं सकते। फल से किस फल को लेना है, जो दो संबंध से व्यापार वैशिष्ट्य हो, व्यापार से विशिष्ट हो। बात सुना गया, स्वप्रयोज्यत्व तथा स्ववाचक धातु वाच्यत्व, इन दो संबंधों के द्वारा जो क्या होगा, व्यापार से विशिष्ट होगा, उसी फल को हम जो है ग्रहण कर सकते हैं फल शब्द से। यहाँ पर विभाग रूपी फल जो है क्या नहीं है, उभय संबंध से क्या नहीं है, व्यापार विशिष्ट एक संबंध है, किंतु नियम एक सत्वे भी द्वयं नास्ति, एक सत्वे भी द्वयं नास्ति। एक रहने पर भी एक नहीं रहता तो क्या कह दिया जाता, दोनों नहीं। तो यहाँ पर यद्यपि स्वप्रयोज्यत्व है तथापि स्ववाचक धातु वाच्यत्व संबंध से व्यापार वैशिष्ट फल में नहीं आया, इसलिए हम क्या करेंगे कि वह संबंध से व्यापार वैशिष्ट फल में नहीं है। बात सुना गया। अब ये आपत्ति आएगी, प्रयाग की जो है कर्म संज्ञा की आपत्ति नहीं आएगी। तो फल से किसी भी फल को नहीं लेना है, वह संबंधेना जो व्यापार विशिष्ट होगा उसी फल को लेना है, तो विभाग रूपी फल ऐसा नहीं है। बात सुना गया। तो ये आपत्ति का भी परिहार हो गया। एक और आपत्ति क्या थी, काश्याम गच्छन पथिमृतः, काशीम गच्छन, काशीम गच्छन पथिमृतः, काश्याम गच्छन पथिमृतः। यहाँ पर था कि अभी संयोग रूपी फल का आश्रय तो काशी है नहीं, क्योंकि रास्ते में ही मर गया, काशी तक पहुंचा ही नहीं पहुंचा। तो काशी जो है गमधात्वर्थ जो गमन व्यापार, तादृश गमन व्यापार प्रयोज्य जो संयोग रूपी फल है उसका आश्रय काशी हुआ नहीं, तो काशी की कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी। ये जो है कर्म संज्ञा अनापत्ति रूप दोष आया था, उसका परिहार भी इस प्रकार का परिष्कृत अर्थ स्वीकार कर लेने पर हो जाता है। क्यों? यद्यपि संयोग रूपी फल का आश्रय नहीं है, किंतु जो करता है, जो काशी जा रहा है, उसकी यह इच्छा है कि नहीं है कि मदवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रया काशी भवतु, ऐसी इच्छा है कि नहीं है? इच्छा है। तादृश इच्छा निरूपित उद्देश्यता का आश्रय काशी हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अतः काशी की कर्म संज्ञात होने में कोई दिक्कत नहीं समझ आया? आगे ना जी, यद्यपि संयोग रूपी फल का आश्रय नहीं है, किंतु मदवृत्ति जो व्यापार, तादृश व्यापार प्रयोज्य
अथवा जन्य जो संयोग रूपी फल तदाश्रय काशी भवतु। मेरे द्वारा जो हो रहा है व्यापार, उस व्यापार से जन्य जो उत्तर देश संयोग रूपी फल, उस फल का आश्रय काशी हो जाए, ऐसी उसकी इच्छा है कि नहीं है? तो तादृश इच्छा निरूपित उद्देश्यताश्रय तो किसमें आ गया? काशी में आ गया। तो काशी की कर्म संज्ञा की अनापत्ति नहीं आएगी, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। और कोई वाक्य बताए थे? देखो, गाम दोग्धिपयः, गाम दोग्धिपयः में बताए थे कि पय की कर्म संज्ञा नहीं हो पाई। फलाश्रय केवल कहने पर जो है क्या हो रहा था? कर्म संज्ञा नहीं, क्योंकि फलाश्रय का अर्थ क्या होगा? व्यापार जन्य फलाश्रय, इतना ही अर्थ झटिति प्रतीत होता है। फलाश्रय मतलब व्यापार जन्य फलाश्रय, ऐसा ही अर्थ प्रतीत होगा। तो पय की कर्म संज्ञा नहीं हो पाई। क्यों? दुह धातु का अर्थ क्या है? विभागा गोपा भी करते हैं। गाम दोग्धिपयः गोपः, गोपालकः, कुछ भी कर लो। तो गम धातु, दुह धातु का अर्थ क्या है? विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः। बात समझ आ गया? देखो, अनुकूल शब्द का अर्थ है जनक। तो अनुकूल से पहले जितना रहता है उसको कहते हैं फल। जब हम अर्थ बताते हैं ना, अनुकूल से पहले जो रहता है वो फल। तो यहाँ देखो दो फल, एक विभाग फल है और दूसरा विभागानुकूल व्यापार फल। विभागानुकूल व्यापार फल है। तो दो फल है और दो ही व्यापार। बात समझ गया? दो धातु का ये स्थिति। अब देखो, तो ये जो व्यापार है द्वितीय व्यापार, वो कहाँ रहता है? गोप में रहता है। कहाँ रहता है? गोप में रहता है। बात समझ गया? विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार कौन करता है? गोप करता है। यह अर्थ मानने में कारण क्या है? हम प्रतीति होती है कि गाय जो है दूध को छोड़ रही है और गोप क्या करता है? उससे दूध छुड़वाता है। गौहु पयः त्यजति, गौहु पयः त्यजति और गवा पयः त्याजयति गोपा। कई बार होता है, जो गाय लगाते हुए देखे होंगे, वो क्या होता है, कई बार कोशिश तो करता है लेकिन वो बछड़े के लिए दूध जो है क्या कर लेती है? गाय बचा लेती है। बचा लेती है कि नहीं? वो दूध जो है नहीं देती है। तो क्या, जब गाय चाहेगी तभी वो दूध देगी। तो गाय दूध को क्या करती है? छोड़ती है स्वयं। वो नहीं छोड़ेगी तो गोप निकलवा नहीं सकता उससे। तो जो गाय क्या करती है? दूध को छोड़ती है और गोप क्या करता है? उसके जो है थनों को जो है सहला करके वो करके दूध को छुड़वाता है उससे। तो मतलब प्रतीति क्या होती है? अनुभव क्या होता है? गौहु पयः त्यजति, गौहु पयः त्यजति, गवा पयः त्याजयति, गाय से दूध को छुड़वाता है गो। ये प्रतीति है ना। इस प्रतीति के अनुसार हम धातु का अर्थ मानते हैं विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार। देखो, विभाग दुग्ध और गाय का विभाग होता है कि नहीं? दुग्ध पहले गाय में रहता है, संयोग संबंध। दुग्ध भी एक द्रव्य है, गाय भी एक द्रव्य है। तो द्रव्य द्रव्य हो संयोग, दो द्रव्यों के बीच में संयोग संबंध होता है। तो द्रव्य द्रव्य हो संयोग, इस नियम के अनुसार दुग्ध कहाँ रहता है? गाय में रहता है। किस संबंध से रहेगा? संयोग संबंध। संयोग है तो अलग करेंगे तो विभाग होगा कि नहीं? तो देखो, विभाग एक फल है, वो विभागानुकूल व्यापार कौन करता है? गाय। ये विभागानुकूल जो व्यापार है कौन करता है? ये जो है गोवृत्ति। कहाँ रहता है? गोवृत्ति व्यापार, विभागानुकूल व्यापार। गो और दुग्ध का जो विभाग हो रहा है, उस विभाग का जनक
किसका व्यापार है? गोवृत्ति व्यापार, तो विभागानुकूल व्यापार का जनक है। बात समझ आ गया कि नहीं? तो विभाग का जनक वो जो है गोपवृत्ति व्यापार हुआ। अच्छा, और उस गो में गो को छोड़ने के लिए कौन प्रेरित करता है? गोप। तो गोप में क्या रहेगा? विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार रहेगा। तो द्वितीय व्यापार कहाँ रहेगा? गोप में रहेगा। बात सुना गई? पहला व्यापार गो में रहेगा। अब देखो, सामान्य यदि फलाश्रय कर्म कहते हैं तो फलाश्रय कर्म का मतलब क्या होगा कि वही व्यापार जन्य फलाश्रय, प्रधानीभूत जो व्यापार, प्रधानीभूत व्यापार जन्य फलाश्रय कर्म ऐसा हो। प्रधानीभूत व्यापार जन्य जो फल, उसका आश्रय क्या होता है? कर्म होता है, ऐसा अर्थ होगा। तो देखो, दो व्यापार है, उसमें प्रधानीभूत व्यापार क्या है? द्वितीय व्यापार। प्रधानीभूत व्यापार क्या है? गोपवृत्ति द्वितीय व्यापार। तादृश व्यापार से जन्य फल क्या है? विभागानुकूल व्यापार रूपी फल है। बात समझ गया? इस व्यापार से जन्य फल क्या है? विभागानुकूल व्यापार रूपी फल। उस फल का आश्रय गो है, तो गो की ये व्यापार कहाँ रह रहा है? गो में। तो प्रधानीभूत व्यापार हो गया द्वितीय व्यापार। तादृश व्यापार से जन्य फल क्या हो गया? विभागानुकूल व्यापार रूपी फल। उस व्यापार रूपी फल का आश्रय कौन है? गो है। तो गो की कर्म संज्ञा तो कर्तुरीप्सित सूत्र से हो सकती है। बात समझ गया? किंतु पय की नहीं होगी, क्योंकि पय इस प्रधानीभूत व्यापार से जन्य फल नहीं है, मतलब विभाग का आश्रय है। पय क्या है? विभाग का आश्रय पय है, किंतु वह विभाग रूपी जो फल है वह प्रधानीभूत व्यापार से जन्य नहीं है। तो प्रधानीभूत व्यापार द्वितीय व्यापार, उस व्यापार से जन्य जो विभागानुकूल व्यापार रूपी फल, उस फल का आश्रय जो गो है, उस गो की कर्म संज्ञा तो हो जाएगी इस सूत्र के द्वारा। किंतु जो विभाग रूपी फल का आश्रय है पय, उस पय की कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वह प्रधानीभूत व्यापार से जन्य फल नहीं है। बात सुना गया? किंतु ये परिष्कृत अर्थ स्वीकार कर लेने पर पय की कर्म संज्ञा हो जाती है। क्यों? व्यापार से आप दूसरे व्यापार को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो व्यापार हो गया कौन? गोपवृत्ति व्यापार हो गया, विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार से ले लिए। उस व्यापार से विशिष्ट फल कौन है? उससे विशिष्ट फल विभागानुकूल व्यापार भी है, विभाग रूपी फल भी है। बात समझ गया? क्यों? क्योंकि वैशिष्ट कैसे लेना? सब प्रयोज्यत्व का मतलब क्या होता है? जन्यत्व, जन्य जन्य। तो जब जन्यत्व प्रयोज्यत्व का अर्थ करेंगे तो द्वितीय व्यापार मिले, विभागानुकूल व्यापार रूपी फल मिलेगा। प्रयोज्य का अर्थ लिया जाएगा जन्य। प्रयोज्य का ये जो प्रयोज्य है उसका अर्थ क्या जाएगा? क्या? जन्य। अगर जन्य अर्थ करते हैं तो व्यापार विशिष्ट कौन होगा? विभागानुकूल व्यापार रूपी फल, उसका आश्रय गो की हो जाएगी। और जब हम प्रयोज्य शब्द का अर्थ करेंगे जन्य जन्य, तो देखो, तो व्यापार हो गया द्वितीय व्यापार, उस व्यापार से जन्य विभागानुकूल व्यापार, उससे जन्य विभाग रूपी फल, उस फल का आश्रय कौन है? पय है। अतः पय की कर्म संज्ञा हो जाएगी। बात सुना गया? और उस विभाग रूपी फल में स्ववाचक धातु वाच्यत्व भी है कि नहीं? स्ववाचक धातु वाच्यत्व भी है। स्वम हो गया व्यापार द्वितीय व्यापार, उसका वाचक धातु द्व धातु, उद्दू धातु का वाच्य, जैसे विभागानुकूल व्यापार रूपी फल है उसी प्रकार विभाग रूपी फल भी। इसलिए जब हम जो है इस प्रकार का व्यापार वैशिष्ट फल में बता देते हैं तो फल के द्वारा विभाग रूपी फल भी ले लिया जाता है। अतः उसके आश्रय किसकी? पय की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। अन्यथा पय की कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सित सूत्र के द्वारा नहीं हो पाती और अन्य सूत्र से भी नहीं होगी। गो के लिए तो अकथितंचा सूत्र एक है भी, इससे नहीं भी होगी तो अकथितंचा से कर लेंगे, किंतु पय की कर्म संज्ञा नहीं हो पाती। लेकिन जब प्रयोग जन्यत्व के स्थान में हमने क्या कर दिया है? प्रयोज्यत्व का निवेश कर दिया है, तो पय की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। बात समझ आ गया? द्वितीय तो इस प्रकार हम प्रायः सबका जो है प्रयोजन समझ गए कि व्यापार वैशिष्ट फल में बता रहे हैं। तो क्यों बता रहे हैं? तो पय की कर्म संज्ञा करने के लिए प्रयोज्यत्व का निवेश किया गया। इच्छा का निवेश क्यों किया गया?
काशीम गच्छन पथिमृतः, तो इच्छाश्रय, तो इच्छा तो है ही वहाँ, इच्छा का उद्देश्य काशी है तो उसकी हो जा रही है। और जो है हम द्वितीय संबंध निवेश कर देते हैं, स्ववाचक धातु वाच्यत्व। पहले व्यापार का स्वप्रयोज्यत्व निवेश का फल क्या है? पय की कर्म से। बात सुना गया? ये द्वितीय स्ववाचक धातु वाच्यत्व निवेश का फल क्या है? प्रयाग की जो है कर्म संज्ञा का वारण। बात सुना गया? तो ये सबका जो है प्राय हम लोगों ने फल जान लिया। ठीक है, अभी और भी इसमें बहुत सारा विचार है, इतना ही ये सूत्र नहीं है, बहुत सारे विषयों को लेकर के इसमें विचार किया गया है, लेकिन हम लोग इतना ही इसके सूत्र में अभी पढ़ेंगे। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।